स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे और इस सेकंड टॉपिक का नाम है इरेशनल्स। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक और नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होने वाले हैं। आपने अभी तक जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा, आपने इंट्रोडक्शन में वो सारे नंबर सिस्टम्स पढ़े जिन्हें आप पहले से जानते थे। आप पहले की क्लासेस में जानते थे, पहले की क्लासेस में आपने पढ़ लिया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। नाउ 9th क्लास में आपके पास एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जिसका नाम है इरेशनल्स। तो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर हैं, जिनका आप पहले से नाम जानते हो, पाइथागोरस। राइट, पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत पहले से आपने पढ़ ली है। तो पाइथागोरस ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये पता चला कि देर आर नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। दैट मीन्स कि ऐसे नंबर्स भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं जो कि रैशनल्स नहीं है। दैट इज़ कि आप उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन ज़ीरो। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लो, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस आपका 1 है, 1 यूनिट की लेंथ आप मान लो बेस की, परपेंडिकुलर की भी आप 1 यूनिट की लेंथ मान लो। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी? तो हाइपोटेन्यूज उस केस में होगा √2। तो √2 एक ऐसा नंबर है जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हालांकि क्यों नहीं लिख सकते ये आपको नहीं सीखना है अभी सिर्फ आपको समझना है कि √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स कि √2 एक ऐसा नंबर है जिसे जो कि इरेशनल है। तो अब हम एक न्यू डेफिनेशन देंगे इरेशनल नंबर्स के लिए कि उन नंबर्स को आप इरेशनल कहोगे जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये नंबर्स भी नंबर लाइन के ऊपर होंगे, ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से नंबर आ रहे हैं, नंबर लाइन पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम फॉर्मली इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अ नंबर, तो आप कोई सा भी नंबर मान लो, आपने लिखा x, अ नंबर x लग रहा है आपको ये? सो अ नंबर x is called irrational number, is called irrational number if it cannot be written as, it cannot be written as p by q, where p comma q are integers and q is non-zero। तो ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर कहते हो जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप पहले से जानते हो कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इन्फानाइटली मैनी होते हैं, है ना? बहुत सारे नंबर्स आपके पास हैं जो कि रैशनल है। उसी तरीके से इरेशनल नंबर्स भी जो होते हैं वो इन्फानाइटली मैनी होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देर आर इन्फानाइटली मैनी, देर आर इनफाइनाइटली मैनी irrational number, irrational numbers। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, हमें ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कहाँ से आए और इन्हें इरेशनल क्यों कहा जा रहा है। ये बस आपने कुछ नंबर्स आज से पहले देखे हुए हैं, इन्हें बस आपने याद कर लेना है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल √2, ठीक है, √3, पाई, ई एक कांस्टेंट होता है। पाई के बारे में तो हालांकि आप पहले से जानते हो, ई भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिस तरीके से पाई है। तो पाई को आप जानते हो कि 3.14 ये है ना? 3.14 जनरली हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखते हैं, बट इसकी वैल्यू से 3.14 नहीं है। आगे चल के जब हम डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाई है वो एक्चुअली में सिर्फ 3.14 उसका एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, एटसेट्रा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ।
तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई को जनरली हम लोग तो 22/7 कंसीडर करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पाई है वो 22/7 के इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप पाई की वैल्यू उसमें देख सकते हो। तो जो पाई की वैल्यू उसमें आती है वो 3.14, और उसके बाद अगर आप 22/7 की वैल्यू देखोगे तो 3.14 के बाद वो चेंज हो जाएगी। मतलब दोनों नंबर्स अनइक्वल हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जनरली हम पाई को कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू 22/7 है, जबकि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। और 22/7 तो p/q की फॉर्म में है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। तो दोनों नंबर यहां से अनइक्वल हमें पता चले। ठीक है, उसी तरीके से e भी एक कांस्टेंट है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट e भी एक कांस्टेंट होता है जो कि इर्रेशनल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक नए नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप क्या जानते हो, आपने देखा कि रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं, जो कि सबसे बड़ा सेट था पिछले इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर में, है ना। रैशनल नंबर का सेट सबसे बड़ा था। हर एक नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, हर एक होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। तो वहां पर आपने देखा कि रैशनल नंबर के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट थे, राइट। अब उसी तरीके से जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो भी बहुत बड़ा सेट है, बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। हालांकि कैसे वो आते हैं ये तो हमें जब हम डेसिमल्स के बारे में देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि सच में इसमें इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप नंबर लाइन के ऊपर रैशनल जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सबको उठाकर एक बैग में आप रख दो, और इर्रेशनल नंबर्स को भी उठाकर आप एक बैग में रख दो, तो क्या होगा, जो वो बैग बना है जिसमें रैशनल नंबर्स भी हैं इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, उस बैग को हम कहेंगे रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर्स क्या हैं, ऑल द रैशनल्स प्लस इर्रेशनल। प्लस का मीनिंग क्या है कि कलेक्ट आपने दोनों को एक साथ कर दिया, ऐसा नहीं कि हम ऐड करवा रहे हैं उनको, दोनों को एक साथ हमने उठाकर लिख दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, रियल नंबर की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ all rationals and irrational number is called real number। तो उस कलेक्शन को हमने रियल नंबर नाम दिया। दैट मीन्स अभी तक के हिसाब से रियल नंबर्स जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है ना। तो इस तरीके से आप सोचो कि जैसे आपने क्या करा था, नेचुरल नंबर्स को देखा था, राइट, आपने नेचुरल नंबर्स को देखा, देन उससे बड़ा सेट जिसमें एक एलिमेंट ज़्यादा था वो उसका नाम था होल नंबर। फिर आपने उससे भी बड़ा सेट देखा, आपने देखा इंटीजर्स का सेट। फिर आपने सबसे बड़ा सेट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने देखा कि रैशनल्स का होता है, रैशनल्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब एक और सेट आपने देखा जो कि रैशनल एलिमेंट्स उसमें नहीं है ना, जो भी रैशनल नंबर है हमने क्या लिखा, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, तो वो अलग होगा इससे, इसके अंदर नहीं होगा वो। तो यहां पर इरैशनल नंबर्स को हमने क्या लिख दिया, इरैशनल नंबर। नाउ ये जो दोनों बैग्स हैं रैशनल्स का इरैशनल का, इसको कंप्लीट क्या कहेंगे, रियल नंबर। इन दोनों बैग का जो कलेक्शन होगा उससे आप क्या कहोगे, रियल नंबर्स कहोगे। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम की दुनिया में दो साइंटिस्ट का नाम, या फिर आप कह सकते हो दो मैथमेटिशियंस का नाम आप बहुत ही इज्जत के साथ आप ले सकते हो, और उनका नाम है कैंटर एंड डेडकाइंड। तो कैंटर वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, और उन दोनों ने ये शो किया कि corresponding to every point on the number line we have a real number, and corresponding to every real number there is a point on the number line. It means
कि नंबर लाइन पर जहां पर आपको छूना है आप वहां पर छू लीजिए, वहां पर एक रियल नंबर प्रेजेंट होगा। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें कोई छेद ही नहीं है। आप जितना अंदर, जितना जूम आप उसको करना चाहो उतना जूम आप करो, बट आपको हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो रियल लाइन क्या है? एक कंप्लीट चीज है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि उसमें आप क्या नहीं ढूंढ सकते, कोई होल नहीं ढूंढ सकते। आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप देखोगे, वो पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा होगा। और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आप कोई रियल नंबर पिक कर रहे हो तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन के ऊपर क्या होगा? एक पॉइंट होगा। तो जो नंबर लाइन आप बहुत शुरू से जानते हो, जिस नंबर लाइन को, उसे कहा जाता है रियल नंबर लाइन। बात समझ आ गई? तो स्टार्ट करते हैं। तो नोट के रूप में हम इसे लिखने जा रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन corresponds to a real number, and यहां पर लिखेंगे every real number corresponds to a point on the number line। अब नंबर लाइन के ऊपर, और यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये बात किसने बताई थी आपको, कौन से वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बात कही थी? तो वो जर्मन मैथमेटिशियन थे और उनका नाम है कैंटर एंड डेडकाइंड। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं जर्मन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि ये बात करेक्ट है कि हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है और हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, दिस इज वाई वी कॉल नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर लाइन उसको कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 ये है कि आपको लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि ये आपका, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, नंबर लाइन आपकी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप इस काम को करूंगा। सबसे पहला स्टेप 1 आपका ये होगा कि आप ओरिजिन को मार्क करो। ठीक है, ओरिजिन को आपको मार्क करना है। तो आपने ओरिजिन को मार्क कर दिया 0। ठीक है, तो ये 0 आपका यहां पर आ गया नंबर लाइन पर। अब आपने क्या करा, एक लाइन खींची 1 यूनिट की। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, 1 यूनिट की लाइन है। तो आपने 1 यूनिट की लाइन खींची। उसके बाद आप क्या करोगे, एक 1 यूनिट की लाइन और खींचोगे जो कि परपेंडिकुलरली अप होगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली अप टू दिस लाइन। तो आपने एक और लाइन खींच ली, मान लो ये 1 यूनिट की थी। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 है आपका। आप इसको मान लो O, इसको मान लो A और इसको मान लो आप B। ठीक है, अब आप क्या करो, O को B से जोड़ दो। O को B से जोड़ दिया, तो देखो O को मैं B से जोड़ देता हूं। तो ये मैंने यहां पर O को B से जोड़ दिया। नाउ आपको शो करना है √2 को। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 1 यूनिट की लेंथ है और ये भी 1 यूनिट की लेंथ है, तो आपके पास यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये √2 लेंथ आएगी। राइट, अब आप क्या करो, अपने कंपास को लो। ठीक है, तो कंपास को कहां पर प्लेस करना है, O पोजीशन पर प्लेस करना है कंपास को, तो जो 0 है उस पर। नाउ O पोजीशन पर प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, एक आर्क बनानी स्टार्ट करनी है। तो इस पॉइंट पर ले जाना है और इस पॉइंट को ऐसे डाउन लाना है, जितनी उसकी लेंथ थी। जैसे कि कंपास को हिलाना नहीं है,
जब आपने यहाँ पर रख दिया आपने कंपास को इस पॉइंट पर बी पर, उसके बाद सीधे नीचे लाना है उसको। तो ये मान लीजिए आपने नीचे लाया, ठीक है। मैं इसको एरो से बनाता हूँ, तो देखो हल्का हल्का डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। तो आपने नीचे लाया यूजिंग कंपास, तो कहाँ पर है कंपास का सेंटर? ओ पर। आपने यहाँ पर √2 लेंथ का आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क मार्क करी। तो जो ये आर्क है एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये कंप्लीट सर्कल में बना रहा हूं √2 रेडियस का। तो जो ये सर्कल है, अब यहां पर भी ये रेडियस ही होगी, राइट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहूंगा √2। तो √2 पॉइंट कौन है? जो कि 0 से इतनी डिस्टेंस पर हो। तो √2 को आपने क्या कर दिया, फाइनली प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, यूजिंग कंपास with center O and radius OB, तो OB रेडियस होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, तो इस पॉइंट को मान लेता हूं P, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन at the point P, ठीक है। So here P corresponds to √2 on the number line। तो यही पॉइंट आपका क्या होगा। तो एक्चुअली में इस रेडियस का आपको क्या करना है, बस सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है नंबर लाइन के साथ, वही आपका √2 का पॉइंट है ना। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हम √3 को भी नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो अब हमें √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, नंबर लाइन को कंसीडर किया, ठीक है। अब नंबर लाइन पर 0 पोजीशन, जो जिसे हम ओरिजिन मानते हैं, उस ओरिजिन को प्लॉट किया 0। तो फिर मैंने वही काम किया। सबसे पहले मैंने 1 यूनिट का यहां पर एक लाइन खींच दी, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ की। तो इससे आप 1 यूनिट लेंथ की लाइन मान लो, ठीक है। ये 1 यूनिट लेंथ की लाइन है। अब आप परपेंडिकुलरली आप एक और लाइन बनाओ जो कि 1 यूनिट की ही होगी, ठीक है। 1 यूनिट की है, ऐसा मत सोचना कि ये ज़्यादा यूनिट की है। तो ये 1 यूनिट की यहाँ पर हमारे पास दूसरी लाइन है। फिर मैंने क्या करा, इसको यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, √2 डिस्टेंस है। अब अभी हमने सीखा कि अगर मैं यहां पर इस पोजीशन पर अपने कंपास को रखूं और एक आर्क खींचूं यहां से, तो जो वो आर्क है एक्चुअली में हम √2 रेडियस का सर्कल बना रहे हैं। तो उस सर्कल में क्योंकि रेडियस तो हर जगह इक्वल लेंथ की होती है, तो ये वाली लेंथ जो है ये भी रेडियस होगी। क्योंकि ये रेडियस है इधर वाला लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो इस P पॉइंट को मैंने नाम दिया कि ये जो P पॉइंट है ये क्या है, √2 है। अब मैंने क्या करा, इसके बाद इस लाइन को, जो ये √2 थी, जो हाइपोटेन्यूज थी, इसको बेस मानते हुए एक 1 यूनिट की लाइन अगेन खींची। लेकिन वो बेस मानते हुए उसको मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ऐसा आप समझ लो कि ये परपेंडिकुलर है, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर भी ये 90 डिग्री है। अगर ये √2 है और मान लो कि ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस लगाओ जरा आप, और पाइथागोरस लगाकर आप बताओ कि ये कितना होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितने यूनिट की होगी, √3। क्यों? क्योंकि √2 स्क्वायर इज 2 और 1 स्क्वायर इज 1। तो दोनों का एडिशन कितना होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो ये कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, कंपास को यहां पर रखूंगा, ठीक है, इस पोजीशन पर। और ये देखो ये √3 रेडियस का है। अब मैं √3 रेडियस का सर्कल बना दूंगा पूरा। तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा यहां पर, देखो इस तरीके से आर्क आपने बनाई, इसको सेंटर मानकर। तो ये जो पॉइंट Q है
ये आपका √3 का पॉइंट है। क्योंकि ये नंबर लाइन पर √2 से आगे है, इसका मतलब √2 छोटा होता है और √3 बड़ा होता है। बात समझ आ गई? अब आप ऐसा भी सोचो कि यहां पर क्या है, √3 जो होगा वो 2 से तो छोटा ही होगा। क्यों होगा 2 से छोटा? क्योंकि √4 कितना होता है? √4 होता है 2 और ये लिखा है √3, तो √4 से तो √3 छोटा ही होगा, तो दैट्स वाई 2 आगे आएगा और यहां पर √3 आ गया। तो इस तरीके से आप √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो। तो हम यहां से प्लॉटिंग से हम क्या सीख रहे हैं? हम प्लॉटिंग से सीख रहे हैं कि चाहे आपका कैसा भी इरेशनल हो, हम कोई ना कोई मेथड ढूंढ देंगे ताकि हम उसे नंबर लाइन पर एग्जैक्टली प्लॉट कर पाएं कि वो कहां पर होगा। बात समझ आ गई आपके? तो इस तरीके से ये लेक्चर आपका फिनिश होता है। अब आपका एक्सरसाइज 1.2 को करने का टाइम आ चुका है, तो एक्सरसाइज 1.2 को हम समझेंगे।